उससे 5 मिनट पहले आप अपने मोबाइल पे देख लें कि यहाँ पे आने वाली बस, जिस स्टॉप पे मैं उतरने वाला हूँ, अब उस बस स्टॉप पे कोई बस आने वाली है, वो बस आपके मोबाइल पे आपको पता चल जाएगा कि 5 मिनट में 10 मिनट में आने वाली है। वो एसी बस आपको चाहिए तो एसी बस कितनी देर में आएगी, ऑर्डिनरी बस कितनी देर में आएगी, उसमें कितनी सीटें खाली हैं, ये सब चीजें करने का जो प्रस्ताव है, इसी को स्मार्ट सिटी कहेंगे। और ये चीजें काफी हद तक की भी गई, ये शुरुआत की गई थी, ये लंबित पड़ी है योजनाएं, इनको और रिफाइन करके और दिल्ली में व्यापक करके लगाने की योजना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं होगा। मैं मेट्रो से जाऊंगा, उसके बाद मुझे बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां से मैं उतरूंगा तो ई रिक्शा या ऑटो तक को, आप मेट्रो में जाएं, आप बस में जाएं, आप ऑटो में जाएं, सबको इंटीग्रेटेड करने की योजना है। सबको एक बार इंटीग्रेटेड करेंगे और आने वाले समय में अभी उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं किस तरह से हो। इंटीग्रेटेड फेयर करने की भी योजना है कि आप घर से निकलें, इंटीग्रेटेड आपके पास टिकट हो, आपको जगह जगह टिकट खरीदने की जरूरत ना हो, आप उसी से मेट्रो में बैठ जाएं, उसी से बस में बैठ जाएं, उसी से ऑटो लेके निकल जाएं। ये सब भी योजना कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको पूरी दिल्ली में कैसे स्टडी करके लागू किया जाए, इस पर स्टडी पूरी चल रही है और ये संभव है, असंभव चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में परिवहन क्षेत्र के लिए कुल प्रस्तावित 5085 करोड़ रुपए हैं। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए योजना बजट के रूप में 3695 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो 2014-15 में व्यय की गई राशि से 23% अधिक है। मैं निजी क्षेत्र की व्यापक वित्त व्यवस्था के जरिए सड़क क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखता हूं। सड़कों के विकास, संचालन, रखरखाव में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक समुचित मॉडल सरकार तैयार कर रही है और जल्द ही इसको अमल में लाने में काम शुरू हो जाएगा। सरकार 2016 के अंत तक डीटीसी के तहत 1380 सेमी लो फ्लोर बसें और 500 मिडी बसें खरीदेगी और क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 1000 नई बसें जोड़ेगी। हम यात्रियों को अलग, जैसा मैंने कहा कि एसी, नॉन एसी, कंफर्ट के हिसाब से आप संभ्रांत वर्ग को भी अगर उसकी कार से बाहर निकाल के बस में लाना चाहते हैं तो आपको बसों का उपलब्धता और स्तर डायनेमिक रखना पड़ेगा, उसमें डायनेमिक लाना पड़ेगा। तो सरकार अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली 10,000 बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी क्लस्टर योजना के तहत निजी क्षेत्र से लाने का प्रस्ताव कर रही है। इसके लिए हमें बस डिपो बनाने के वास्ते डीडीए से करीब 500 एकड़ जमीन प्राप्त करनी होगी। हमारी सरकार बस डिपो के लिए निःशुल्क भूमि के आवंटन के वास्ते शहरी विकास मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है और हमें उम्मीद है कि वहां से सकारात्मक जवाब मिलेगा। हम बसों के लिए निर्धारित विशेष लेन भी बनाने पे प्रस्ताव रखेंगे ताकि बसों की आवाजाही, जब इतनी संख्या में बसेज हों और लोग बसों में चलना तेजी से शुरू करेंगे तो फिर बसों की आवाजाही निर्बाधित और सुचारू रूप से चल सके। एनसीआर में प्रचालन के लिए 5,500 नए ऑटो परमिट जारी किए जा रहे हैं। द्वारका, रोहिणी, सेक्टर 28 और नरेला में नए बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। इन टर्मिनलों में बस यात्रियों, विशेषकर महिला बस यात्रियों के लिए सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करीब 1200 नए बस क्यू शेल्टर बनाने का भी प्रस्ताव है। मेट्रो परियोजना के फेज 3 में 6 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में 117.57 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। फेज 3 के 2 कॉरिडोर चालू वित्त वर्ष में पूरे होने की आशा है। केंद्रीय सचिवालय से आईटीओ तक मेट्रो लाइन जून 2015 में चालू कर दी गई है और कश्मीरी गेट तक इसका विस्तार मार्च 2016 तक पूरा हो जाएगा। जहांगीरपुरी से बादली कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान 64 मेट्रो फीडर रूट पर 304 नई मिनी बसें शुरू की जाएंगी मेट्रो फीडर के लिए। मैं चालू वित्त वर्ष में डीएमआरसी के लिए 1217 करोड़ रुपए प्रस्तावित करता हूं। बारापुला नाला पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए अरविंदो मार्ग तक एलिवेटेड रोड का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के दौरान सराय कालेखां से मयूर विहार तक निर्माण कार्य इसी वित्त वर्ष में शुरू किया जा चुका है। विकासपुरी से वजीराबाद कॉरिडोर की कंपोजिट परियोजना चालू वित्त वर्ष में पूरी की जाएगी, जिसके अंतर्गत एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर शामिल हैं। इससे आउटर रिंग रोड पर 20 किलोमीटर मार्ग जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ 75% पूरा हो गया है और यह पुल अब जून 2016 में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, तब तक पूरा कर लिया जाएगा। बाहरी रिंग रोड पर राव तुलाराम जंक्शन पर पैरेलल फ्लाईओवर के निर्माण और बीजे मार्ग रिंग रोड पर जंक्शन पर अंडरपास के निर्माण की योजना 314 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है और इसे अगले साल तक पूरा किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी
महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को यूज करने के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कायम करने के लिए हम दिल्ली में ई रिक्शा को बढ़ावा दे रहे हैं। ई रिक्शा के लिए, ई रिक्शा चालकों की ट्रेनिंग के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में करीब 24,000 ड्राइवरों को पंजीकृत कर लिया गया है। ई रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। ये वाहन पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। इसे देखते हुए ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा की खरीद पर 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का, 15,000 रुपए की, माफ कीजिएगा, हाँ, पर रिक्शा 15,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है ई रिक्शा की खरीद पर। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक परिवहन को एकीकृत करने और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यात्री सूचना प्रणाली काफी हद तक इंटीग्रेटेड बना के उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अब मैं दिल्ली के एक और पहलू पर आता हूं जिसकी अपेक्षा हमारी सरकार से भी बहुत है लोगों को, और साथ साथ दिल्ली की बहुत बड़ी जरूरत है। वो है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसा मुद्दा है जिससे दिल्ली की सिर्फ आधी नहीं, दिल्ली की सारी जनता प्रभावित होती है। महिला सुरक्षा हमारी सरकार की कार्यसूची में सबसे टॉप लिस्ट में शामिल है। हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरत है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में बस यात्री, विशेषकर महिला यात्री, यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी डीटीसी बसेज में और क्लस्टर बसेज में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है ताकि अपराध समाप्त हो और महिला यात्री सुरक्षित और संरक्षित महसूस करके यात्रा कर सकें। ये मार्शल होमगार्ड और सिविल डिफेंस से लिए जा रहे हैं। ये अप्रिय घटनाओं को रोकने, विशेषकर बसेज में, सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए इनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने टैक्सियों और ऑटो सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि वाहन की स्थिति का पता लगाया जा सके और उसको, जैसा मैंने कहा, इंटीग्रेटेड रूप से भी चलाया जा सके। इस कार्य के लिए हम चालू वर्ष में योजना निधि के तहत 160 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं। सभी यात्री सेवा वाहनों के चालकों और संवाहकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने वाहन के वार्षिक सड़क उपयुक्तता निरीक्षण के नवीकरण के समय महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में कार्यक्रमों में हिस्सा लें। उनको स्पेशल ट्रेनिंग विमेन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। शहर में एक और काम सरकार कर रही है। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाओं की भारी कमी है, तो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार 6 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रही है। अध्यक्ष जी, एक और योजना जो शिक्षा में हमने लागू की है, लेकिन यहाँ महिला के संदर्भ में इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है शिक्षा गारंटी योजना। ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। उसका जिक्र मैं शिक्षा के उसमें भी करना भूल गया। ये नई शिक्षा ऋण गारंटी योजना है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। और जब मैं हायर एजुकेशन बात कर रहा हूं तो उसमें पहली बार ये देश में लागू हो रही है। अभी तक किसी भी बच्चे को अगर हायर एजुकेशन लेना है तो उसको अपने परिवार की संपत्ति या जो भी उसके पास है उसकी गारंटी लेके अगर कुछ है तो लोन मिलता था, नहीं तो लोन नहीं मिलता था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये लोन शुरू किया है, योजना शुरू की है कि दिल्ली का कोई भी बच्चा अब पैसे की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। हर एक बच्चा, उसको 10 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी और इस लोन में उसके किताबों का, कंप्यूटर का, वो खर्चे भी शामिल हैं। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की फीस का नहीं है। और इसमें पहली बार हमने आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी शामिल किया है कि क्योंकि गरीब बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने, उनके लिए 40-50 हज़ार की फीस भी अगर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। वो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर वो लोन लेना चाहें और अपनी पढ़ाई के लिए कुछ टूल्स लेना चाहें, तो वहाँ भी किताबें लेना चाहें तो वहाँ उनको भी लोन मिलेगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक तक में हायर एजुकेशन, उस एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण
महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म के तहत शुरू की है। इससे दिल्ली के हर बच्चे को जो हायर एजुकेशन का सपना देखता है मदद मिलेगी। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो महिलाओं के लिए एक विशेष बात इस योजना में यह है कि महिलाओं को, लड़कियों को इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% कम रहेगा, सामान्य से 1% कम ब्याज पे मिलेगा। सरकार स्लम और झुग्गी झोंपड़ी के बस्तियों में क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के लिए और सघन योजना बना रही है। इसके लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 नए क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। 300 क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा संचालित ग्राम संस्थानों में रह रहे करीब 1200 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति ठोस कदम उठा रही है। माताओं को सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक खुले। अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो किसी गली में, किसी के घर में, एक छोटे से 2 कमरे का घर, मैंने तो देखे हैं, स्वयं जाके इंस्पेक्शन भी किया है, 2 कमरों का घर किसी व्यक्ति का, गरीब का, वो थोड़े से पैसों के लिए आधे दिन के लिए उसको किराए पर दे देता है, अपने ड्राइंग रूम को किराए पर दे देता है। वहां पे आंगनवाड़ी चल रहा है। बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं, कुछ अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर आंगनवाड़ी बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं। तो उन आंगनवाड़ियों को अधिक खुले स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए उनके रेंट की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा पैसे पे रेंट पे लिया जा सके, ताकि बेहतर सुविधा मिल सके। और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का सरकार प्रस्ताव रख रही है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के तहत करीब 5 लाख व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं वर्ष 2015-16 के बजट में 927 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अंतर्गत पारदर्शी और सक्षम क्रियान्वयन के तहत काम करते हुए वृद्धावस्था पेंशन, भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता और पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं। 5 लाख व्यक्तियों के लिए 927 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव है। नए वृद्धाश्रम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहित की गई है। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान कांतिनगर, चित्तरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम बिहार और छतरपुर में नए वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। पैसा बता दिया। सीमांत और उपेक्षित समूहों के कल्याण के अंतर्गत कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किंग्सवे कैंप में और कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्राओं के लिए तिमारपुर में किया जाएगा। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए नरेला में एक समेकित परिसर के निर्माण की बड़ी परियोजना का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। दिल्ली के एक और सोशल वेलफेयर स्कीम दिल्ली सरकार ने लागू की कि दिल्ली में बहुत सारे दिल्ली पुलिस के सिपाही अपना फर्ज अदा करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए और उनको बाद में उनके परिवार को कोई पूछताछ नहीं होती थी, उनकी कोई पूछ नहीं होती थी। तो दिल्ली सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान भी और इस बार भी ये तय किया है कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिस में या होमगार्ड में, सिविल डिफेंस में या फिर रक्षा सैनिक के अर्धसैनिक बलों के सदस्य हैं, वो जब अपनी फर्ज को अंजाम देते हुए, ड्यूटी निभाते हुए अगर शहीद होते हैं तो उनके परिवार को तुरंत मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जब अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद होता है तो उसने राष्ट्र को बचाने में, राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दिया है उसकी भरपाई, उसकी अदायगी कभी नहीं की जा सकती। उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है, अद्वितीय है। लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था के रूप में उसके परिवार की तुरंत मदद हो सके, कुछ जरूरतें तुरंत पूरी हो सकें, इसलिए एक छोटी सी सहायता राशि उनके परिवार के लोगों को देने का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष भी है। सरकार ने मौसम और जलवायु संबंधी कारणों से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया है। अभी तक तो दिल्ली में ये सवाल ही उठता था, मैंने सुना था पिछले बार मुख्यमंत्री जी का बयान, पिछली मुख्यमंत्री जी का
तो अच्छा, दिल्ली में खेत भी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, दिल्ली में किसान भी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये सरकार जानती है कि दिल्ली में खेत भी हैं, दिल्ली में किसान भी हैं, और जब वो किसान पीड़ित होता है किसी भी कारण से हो तो उसकी पीड़ा को भी ये सरकार समझती है। इसलिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ का। और ये भी है कि आमतौर पर जब योजनाएं घोषित होती हैं तो कई साल लग जाते हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन में। मैं स्वयं, मैं जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, मैंने देखा वहां 2 साल पहले कोई बाढ़ आई थी, उसके चेक 5-5 हजार रुपए के, 2-2 हजार रुपए के वहां जिला कार्यालय से, जिला अधिकारी कार्यालय से मुझे बताया गया, साहब बटने हैं, आप आ जाना। 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो हमने इसको तेजी दिखाते हुए सभी टैक्स को बंटवाने का काम शुरू किया है। बड़ी दिक्कत है इसमें भी, 10,000 टैक्स, 10,000 से ज्यादा टैक्स बांटे जाने, 10,000 टैक्स आरबीआई से लेने के लिए भी विशेष अनुरोध करना पड़ रहा है, लेकिन हमने किया है और उनको टैक्स अब दिए जा रहे हैं, तेजी ला रहे हैं इस काम में। अध्यक्ष जी, अब थोड़ा सा श्रमिक संगठनों के बारे में, श्रमिकों की स्थिति के बारे में, क्योंकि श्रमिक दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सारा ताना बाना दिल्ली का चलने का उसी के आधार पर निर्भर है। और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों से वंचित हैं। हमारी कुल श्रम शक्ति में उसकी भागीदारी बहुत है। तो हम समूची दिल्ली में श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना के जरिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इन श्रमिकों का पंजीकरण शुरू करेंगे और ये केंद्र सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करते हुए श्रमिकों के पंजीकरण के अलावा विभिन्न लाभ प्रदान करने में श्रमिकों का मार्गदर्शन करेंगे। निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को न्यूनतम अधिसूचित दिहाड़ी का भुगतान हो और बेहतर कल्याण सुनिश्चित हो, बेहतर कल्याण सुविधाएं सुनिश्चित हों, इसके लिए श्रमिक विकास मिशन सरकार शुरू कर रही है। श्रमिकों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी मिनिमम वेजेस जो एक्ट है उसमें वो बहुत वीक एक्ट है। मिनिमम वेजेस एक्ट में सजाएं, अगर कोई व्यक्ति किसी श्रमिक को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पेमेंट नहीं करता है तो उसको सजा नहीं है, उसमें सख्ती का प्रावधान नहीं है। तो सरकार आने वाले समय में सदन में कानून में संशोधन यहाँ प्रस्तुत करेगी और इसके लिए सख्ती का भी होगा और सजाओं का भी, सजाओं को और सख्त करने का प्रावधान होगा। और जो व्यक्ति श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देगा, जो मानदंडों के हिसाब से वेतन नहीं देगा, उसको तुरंत और सख्त सजा का प्रावधान कानून में लेके आएंगे। इसके साथ साथ जब श्रमिकों की बात आती है तो एक और महत्वपूर्ण शब्द है जो श्रमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो है मजीठिया वेतन आयोग। हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ खड़े हुए हैं, उनमें मैं स्वयं भी मीडिया में रहा हूँ। बहुत पीड़ा है, पत्रकारों को भी ठीक से तनख्वाह नहीं मिलती है। सारी दुनिया की खबर करने वाले लोगों के अपने हालत में खराब है। बहुत सारे मीडिया संगठन वहां मानकों के हिसाब से तनख्वाह नहीं देते हैं। इसके लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें हैं और सरकार मजीठिया वेतन आयोग को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए कटिबद्ध है और वहां भी उसकी व्यवस्था नहीं की है। एक और कल्याण योजना है, साथ साथ गरीबों के लिए एक बड़ी लाभार्थी योजना रही है, खाद्य आपूर्ति सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। इसमें 65 लाख लाभार्थी इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने एक सफल प्रयोग किया, उसमें चोरी बहुत होती है। राशन की चोरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा देन है। तो राशन की चोरी को रोकने के लिए, राशन की दुकानों में चोरी रोकने के लिए हमने 42 दुकानों में एक प्रयोग किया और वहां पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, इसमें इसको आधार कार्ड से जोड़ के जो राशन लेने वाला व्यक्ति है, जो राशन कार्डधारी है, उसका बायोमेट्रिक डेटा इस तरह से उपलब्ध हो गया और उसके बेस पे एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को यूज किया और वहां से फिर उसके डिटेल लेके, उसके डिटेल को मैच करके राशन बांटना शुरू किया। इससे चोरी बड़े पैमाने पर रुकी, इससे बड़ा फायदा हुआ, बहुत सफल प्रयोग रहा। तो अब सरकार दिल्ली की सारी दुकानों पे ये POS डिवाइस के जरिए, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए राशन का वितरण शुरू कराएगी ताकि इसमें बेईमानी खत्म हो सके। और POS के बाद बेईमानी की संभावनाएं बहुत नगण्य हैं। एक और दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है पानी और सीवेज। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने
एक बहुत बड़ा वादा दिल्ली के लोगों से किया था कि पानी सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, पीने का पानी, राजा के लिए भी, रंग के लिए भी। अभी नेटवर्क में बहुत खामियां हैं, बहुत बड़े हिस्से तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है, और उसके बावजूद जहां जहां पहुंचा है और जहां जहां लोगों ने मीटर कनेक्शन लिए हैं वहां 20,000 लीटर पानी परिवारों को ठीक से मिलने लगा है, मुफ्त मिलने लगा है, और इसका फायदा दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी उठा रही है। अभी दिल्ली के 800 से ज्यादा कॉलोनियां, अनधिकृत कॉलोनियां, पानी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए टैंकर्स पर निर्भर हैं। हम 3 साल में समयबद्ध रूप से एकदम टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करेंगे, और इसमें 250 कॉलोनियों को कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत तक पानी की पाइपलाइन से जोड़ दें। बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरा करने के लिए ट्रीटेड वाटर, जो सीवेज वाटर है, उसको भी हम ट्रीट करके मल्टीपर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहां लगाए गए हैं। अभी कोशिश ये है कि 410 MGD ट्रीटेड वाटर हमारे पास में उपलब्ध होता है, उसमें से 150 MGD काम में लाया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में, अलग अलग उसमें गाड़ियों की धुलाई में, तरह तरह के काम में 150 MGD लगाया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 410 का 410, और हमारे पास में क्षमता जो है वो 700 MGD पानी को ट्रीट करने की है सीवेज की, तो 700 MGD ट्रीट होने लगे। 400, ये अभी जितना 400 उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये सबका सब रिसाइकिल होने लगे, यूज होने लगे, तो पानी की जो साफ पानी की मांग है, पीने के साफ पानी की मांग है, उस पर दबाव कम होगा, और घरों में पीने का पानी पहुंचाया जा सकता है, साफ पानी पहुंचाया जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 4 महीने में काफी सराहनीय काम किया है। बोर्ड ने द्वारका और बवाना में नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कर दिए हैं, जो बहुत पहले से लंबित पड़े हुए थे। द्वारका की जो उपनगरी है, उसको दिल्ली विकास प्राधिकरण चला रहा था, जलापूर्ति को, उसको दिल्ली जल बोर्ड ने अपने हाथ में ले लिया है, और वहां के 4 कमांड टैंक द्वारका और बवाना के और अनेक UGRs के चालू हो जाने से कई नई कॉलोनियों में पानी अभी पहुंचने लगा है। अनाधिकृत कॉलोनियों में कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई, सीवर लाइन बिछाई गई, लेकिन लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वहां महंगा कनेक्शन था। तो उसको एक योजना के तहत विकास शुल्क, जो डेवलपमेंट चार्जेस दिए जा रहे थे, वहां रहने वाले लोगों की क्षमता से बहुत ऊपर थे, इसलिए एक योजना के तहत, टाइम बाउंड योजना के तहत इसको कम किया जा रहा है। 440 पानी के कनेक्शन के लिए विकास शुल्क को 440 रुपए से घटा के 100 रुपए किया गया, और 200 वर्ग मीटर तक के आकार के प्लॉट के लिए सीवेज कनेक्शन का 494 रुपए प्रति वर्ग से घटा के 100 रुपए किया गया। उम्मीद है कि इससे काफी लोग सीवेज और वाटर के कनेक्शन लेंगे, और अनाधिकृत कनेक्शन को नियमित करने का शुल्क जो है वो 18,000 रुपए से घटा के 3,300 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ जहां जहां पानी के टैंकर पे लोग निर्भर हैं, वहां टैंकर माफिया से दुखी हैं, तो टैंकर माफिया को GPS के जरिए, वाटर सेंसर्स के जरिए हमने एक वेबसाइट पे अटैच कर दिया है, और अब आप यहां बैठे हुए, घर बैठे हुए कहीं भी देख सकते हैं कि किस इलाके में ऑर्डर किया गया टैंकर इस वक्त कहां है, खाली है तो कहां है, पानी लिया है तो कहां है। पूरी दिल्ली में टैंकर्स की मैपिंग ऑनलाइन हो गई है, अब टैंकर्स इधर से उधर नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ा काम किया है। अध्यक्ष जी, अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवेज का काम, वाटर लाइन बिछाने का काम, डेवलपमेंट का काम, इस सब के काम के लिए हम डिसेंट्रलाइज मॉडल ला रहे हैं, क्योंकि अभी एक जगह से पानी दीजिए, पानी द्वारका से कहीं लेके जाइए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, फिर वो यूज होगा, फिर उसका सीवेज कहीं जाएगा, फिर वो ट्रीट होगा, फिर उसका पानी कहीं आएगा, तो ये पाइपलाइंस में ही घूमता रहता है। तो इसको लोकलाइज कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, और इसको नए कई सारे मॉडल्स हैं देश भर में, दुनिया भर में। उन मॉडल्स के आधार पे एक बार वो मॉडल आगे बढ़ जाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सीवर, पानी के पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से चल निकलेगा। इसके लिए 10 कॉलोनियों में हमने इसमें पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और जन जल प्रबंधन योजना के नाम से एक योजना शुरू की है। पानी की बात करते हैं तो दिल्ली में यमुना की बात करनी जरूरी है। यमुना में प्रदूषण कम करना और इस नदी का जीर्णोद्धार करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इसके लिए अभी तक कवर न किए गए क्षेत्रों में सीवर सेवाएं लगाना, प्रदान करने, और नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले में वाटर
मनीष सिसोदिया दिल्ली का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए शिक्षा, इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है उस पर खासा ध्यान देते हुए, उसके लिए एलोकेशन बढ़ाते हुए